नमस्कार साथी, पीजीएलसी बीकानेर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है, अभिनंदन। देखिए साथियों, हम बातचीत इस दौरान पिछले दिनों हम बात करने लग रहे हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के संदर्भ में, औद्योगिक विवाद अधिनियम के संदर्भ में, और हमने डिस्कस किया सेक्शन 2J को काफ़ी विस्तार से, यानी कि उद्योग की परिभाषा को। उसके बाद हमने डिस्कस किया सेक्शन 2K यानी कि औद्योगिक विवाद को, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को। आज मैं आपके समक्ष डिस्कस करूंगा ले ऑफ के संदर्भ में, यानी कि जबरी छुट्टी के संदर्भ में। इसके बाद कुछ एक और इस डेफिनेशन क्लोज के महत्वपूर्ण जो विषय रहेंगे वो रहेंगे कि स्ट्राइक, लॉकआउट और छटनी, रिट्रेंचमेंट के संदर्भ में। देखिए, ले ऑफ की जहाँ तक बात है तो जो सेक्शन 2K यानी 2KKK इस संदर्भ में बात करता है, और एक ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन यदि हम उसका करें तो उससे यही बात निकल के आती है कि ले ऑफ मीन्स FIR। आप तीन चीज़ें याद करें, FIR यानी फेल्योर, इनेबिलिटी और रिफ्यूजल। फेल्योर, इनेबिलिटी और रिफ्यूजल किसकी? ऑफ एन एम्प्लॉयर टू गिव एम्प्लॉयमेंट टू ए पर्सन हुज नेम इज इनबोर्न, किसमें? मास्ट रोल में। कि भाई एक एम्प्लॉयर की इनेबिलिटी है, या वो फेल्योर होता है, या रिफ्यूज कर देता है किसको? एक व्यक्ति को एम्प्लॉयमेंट देने से जिसका नाम मास्टर रोल में दर्ज है उस इंडस्ट्री की, और हैज नॉट बीन रिट्रेंच्ड यानी कि जिसकी छटनी नहीं की गई है। तो जो बात जो निकल के आई वो ये आई कि किसी भी कारण से इनकार कर देता है एम्प्लॉयर वर्कमैन को अस्थायी रूप से नियोजन देने में। कब? उसमें उसके 3-4 कारण दिए गए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है ऑन अकाउंट ऑफ, जिसमें क्या कहा? ऑन अकाउंट ऑफ शॉर्टेज ऑफ कोल या पावर, या शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, या यानी कि कोयले की कमी से, बिजली की कमी से, या फिर कच्चे माल की कमी से, या फिर स्टॉक इकट्ठा होने के कारण। तो स्टॉक की अधिकता के कारण भी ऐसा संभव है, या फिर प्राकृतिक प्रकोप, नेचुरल कैलेमिटी के कारण भी ऐसा संभव हो सकता है, या फिर संभव हो सकता है मशीनरी ब्रेकडाउन के कारण। तो इसमें कुछ ही कारण निकल के आते हैं कि भाई नियोजक है वो अपने जो नियोजित श्रमिक को अस्थायी रूप से कार्य नहीं दे सकता। किसकी कमी से? बिजली की कमी से, कोयले की कमी से, या कच्चे माल की कमी से, रॉ मटेरियल, या स्टॉक की अधिकता के कारण, मशीनरी ब्रेकडाउन के कारण, या फिर किसी प्राकृतिक नेचुरल कैलेमिटी, प्राकृतिक प्रकोप के कारण। किस व्यक्ति को? जिसका नाम मास्टर रोल में, उस इंडस्ट्री के मास्टर रोल में जिसका नाम दर्ज है और जिसकी छटनी नहीं की गई है। 4-5 कंडीशंस निकल के आई कि भाई नाम मास्टर रोल में दर्ज है, जिसकी छटनी नहीं की गई है, और ये जो कारण है कच्चे माल की कमी, बिजली की कमी, कोयले की कमी, तैयार माल यानी कि स्टॉक की अधिकता के कारण, या मशीनरी ब्रेकडाउन और प्राकृतिक प्रकोप, इनके वजह से, या फिर इससे संबंधित किसी, इससे सिमिलर किसी अन्य कारण की वजह से। तो प्रोफेसर गंगा साय जी सर बताया करते इस दौरान कि भाई आप सरल शब्दों में ये कह सकते हैं कि जबरी छुट्टी यानी कि ले ऑफ एक वो स्थिति है जिसमें उद्योग की निरंतरता या कार्य की निरंतरता के दौरान श्रमिक को अस्थायी रूप से उसकी सेवाओं से हटा दिया जाता है। स्थायी रूप से नहीं, अस्थायी रूप से उनकी सेवाओं से, उसकी सेवाओं से हटा दिया जाता है कार्य की निरंतरता के दौरान। अब जो बात जो आती, इसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन है
वो भी हम डिस्कस करेंगे। देखो भाई, जब कोई व्यक्ति का वर्किंग आवर्स के दौरान उपस्थित होता है, ठीक, और उसके उपस्थित होने के 2 घंटे के अंदर यदि उसको काम नहीं दिया जाता, उपस्थित हुआ वर्किंग आवर्स के दौरान 2 घंटे विदिन 2 आवर्स उसको काम नहीं दिया गया, तो फिर उसकी ये समझा जाएगा कि उस दिन के लिए उसकी जरूरी छुट्टी की गई, ये वो किया गया। पहली चीज। दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि आप उसको नेक्स्ट हाफ में या सेकंड हाफ में आने के लिए कह सकते हैं। एम्प्लॉयर कह सकता है कि भाई इस पारी में हम काम नहीं दे पाएंगे, आप नेक्स्ट हाफ में आए। वो अगले नेक्स्ट हाफ में आ जाता है। उसके बाद भी यदि उसको कार्य नहीं दिया जाता तो फिर उसके आधे दिन की छुट्टी नहीं समझी जाएगी, तो फिर उसके पूरे दिन की जबरी छुट्टी समझी जाएगी और उस दिन के उस भाग के लिए उसको उसका पूरा वेतन महंगाई भत्ते के साथ यानी बेसिक पे प्लस डीए उसको दिया जाएगा। ये कहता है इस सेक्शन 2A का एक्सप्लेनेशन। यानी कि वो वर्किंग आवर्स में उपस्थित है, 2 घंटे में काम नहीं दिया, पहली स्थिति। सेकंड हाफ में आने के लिए कहा, दूसरी स्थिति। यदि सेकंड हाफ में नहीं दिया गया तो दिन के उस भाग के लिए उसको पूरी बेसिक और उसका पूरा डीए दिया जाएगा। अब बात आती है कि सिमिलर जो कारण है, उससे संबंधित जो कारण है वो क्या है। देखिए, मैंने डिस्कस किया अभी आपके साथ कि भाई या तो शॉर्टेज ऑफ पावर, शॉर्टेज ऑफ कोल या शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल या स्टॉक की अधिकता, मशीनरी ब्रेकडाउन और प्राकृतिक प्रकोप नेचुरल, जैसे कि इन दिनों। अब जो या फिर उससे कोई संबंधित, उससे सिमिलर। तो कई बार विषय आया कि क्या आर्थिक कारण, कि भाई पैसे की तंगी होगी, कोई आर्थिक कारण आ गया, नोटबंदी होगी, तो ऐसी स्थिति के अंदर, तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखने योग्य जो बात है वो ये है कि आर्थिक कारण को उससे संबंधित कारण, इन कारणों से संबंधित कारण नहीं माना गया। यानी कि आर्थिक कारण इससे सिमिलर कारण नहीं माना गया। केस है इसमें वर्कमैन ऑफ डिमांड टी एस्टेट वर्सेस मैनेजमेंट, वर्कमैन ऑफ डिमांड टी एस्टेट वर्सेस मैनेजमेंट। इसमें बिल्कुल साफ कहा कि आर्थिक संकट के कारण यदि काम नहीं दिया जाता तो फिर वो जबरी छुट्टी से संबंधित कार्यवाही नहीं मानी जाएगी। यानी कि आर्थिक कारण है वो इनसे संबंधित सेक्शन 2A के में जो दिए गए कारण हैं उससे संबंधित कारण नहीं माना गया। इसके बाद टाटा नगर फाउंड्री वर्सेज वर्कमैन, टाटा नगर फाउंड्री वर्सेज वर्कमैन केस में बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा कि यदि ले ऑफ करने में नियोजक की, एम्प्लॉयर की नीयत खराब है, बदनीयती है या उसने द्वेषपूर्ण कार्यवाही की है तो फिर वो ले ऑफ नहीं माना जाएगा। इसी तरह एक केस था प्रकाश कॉटन इंडस्ट्री का। प्रकाश कॉटन इंडस्ट्री के अंदर भी ये कहा कि मान लीजिए ऐसी स्थिति है जो नियोजक के नियंत्रण में नहीं है तो भी जबरी छुट्टी मानी जाएगी। इसमें सरकार ने कुछ एक बैन लगा दिए थे सूती धागे के इंपोर्ट के ऊपर, तो ये प्ली ली गई थी कि भाई ये कारण मेरे हाथ में नहीं है। इसके बाद एक प्रकाश कॉटन लिमिटेड वर्सेस राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ का ये केस था। इसके बाद एक होप टेक्सटाइल वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, इसमें भी आर्थिक तंगी को जबरी छुट्टी का कोई कारण, उससे सिमिलर कारण नहीं माना। तो शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, शॉर्टेज ऑफ पावर, शॉर्टेज ऑफ कोल, नेचुरल कैलेमिटी या स्टॉक की अधिकता या फिर मशीनरी ब्रेकडाउन, इसको इससे संबंधित या फिर इससे संबंधित कारण में आर्थिक कारण नहीं आते। तो जैसा कि मैंने अभी आपसे निवेदन किया
कि भाई जैसा कि मैंने अभी आपसे निवेदन किया कि यदि कोई व्यक्ति जिसका नाम मास स्टोर में दर्ज है और वो 2 घंटे के अंदर उसको काम नहीं दिया जाता, तो फिर उसकी जरूरी छुट्टी उसका लीव उस दिन के लिए माना जाता है। अब जो क्वेश्चन अराइज हो रहा है वो ये है कि भाई आपने ले ऑफ तो कर दिया, लेकिन उस ले ऑफ के एवज में कंपनसेशन क्या मिलेगा? यदि मिलेगा तो किसको मिलेगा, कितना मिलेगा और किस अवधि के लिए मिलेगा? तो देखो साथियों, इसके लिए जो प्रोविजन है वो है सेक्शन 25 में 25। तो जो सेक्शन 2K को आप कोरिलेट करेंगे सेक्शन 25 के प्रोविजंस के साथ, और सेक्शन 25C और 25E, 25C फॉर कैट, 25C और 25E एलिफेंट, इस संदर्भ में काफी महत्वपूर्ण है। जहां तक बात यह है कि कंपनसेशन प्रतिकर क्या मिलेगा, हाँ मिलेगा। कितना मिलेगा? तो भाई बिल्कुल स्पष्ट है, मूल वेतन और महंगाई, बेसिक और डीए का 50% मिलेगा। पहली चीज, कितनी अवधि के लिए मिलेगा? 45 दिन के लिए मैक्सिमम मिल सकता है, 45 दिनों के लिए, जब तक कि कोई प्रतिकूल संविदा या कॉन्ट्रैक्ट ना हो। 45 दिन, ठीक। किसको मिलेगा और उसकी कंडीशंस क्या हैं और कब नहीं मिलेगा? तो देखो, मैंने बताया कि उस वर्कर का नाम, उस वर्कमैन का नाम, उस श्रमिक का नाम किस में दर्ज हो? मास स्टोर में दर्ज होना चाहिए, बोर्न ऑन इन मास स्टोर, ठीक। पहली चीज। दूसरा ये है कि कब मिलेगा? कि जब उसने पिछले 12 महीने के दौरान 240 दिन काम किया। पिछले 12 महीने के दौरान उसने 240 दिन काम किया। यदि अबोव ग्राउंड काम किया, यदि किसी खान में बिलो द ग्राउंड काम किया तो 190 दिन पिछले 12 महीने के दौरान। ये माना जाता है कि भाई उसने यदि 240 दिन काम किया तो उसने वर्ष पर्यंत ही काम किया। ये माना जाता है यदि उसने 190 दिन किसी खान में काम किया है, किसी माइन में काम किया है, तो उसने वर्ष पर्यंत 1 वर्ष की निरंतर सेवावधि पूर्ण कर ली। यदि 240 दिन अबोव द ग्राउंड, 190 दिन किसी माइन में बिलो द ग्राउंड, ठीक है। अब जो 1 वर्ष की जो निरंतर सेवा अवधि है, उसके संदर्भ के अंदर हमारे राजस्थान के ही छगनलाल वर्सेस पंचायत समिति केस, एक विजय कुमार मांझू केस। छगनलाल पंचायत समिति में राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि इस 240 दिन की अवधि के अंदर जो रविवार और गजटेड हॉलीडे हैं उनको आप इंक्लूड करेंगे, ठीक है। विजय कुमार मांझू वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, इस केस के अंदर भी राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति ने 240 दिन काम कर लिया तो ये मान लिया जाएगा कि उसने निरंतर 1 वर्ष की सेवा अवधि उसी दिन पूर्ण कर ली थी जिस दिन उसने 240 दिन का काम अपना पूर्ण कर लिया था। इसके बाद एक केस है रणधीर सिंह का। रणधीर सिंह हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड, हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस रणधीर सिंह। इस केस में ये कहा कि भाई 240 दिन की जो आप गणना करेंगे, जो 240 दिन का आप कैलकुलेशन करेंगे, ये उसी दिन से चालू हो जाएगा जिस दिन से जो वर्कमैन है, जो श्रमिक है, उसने काम करना प्रारंभ किया, चाहे उसने एडहॉक बेसिस के ऊपर ही काम करना क्यों ना चालू किया। तो 1 वर्ष की जो सेवा अवधि है वो निरंतर सेवा की जो अवधि है वो पूर्ण होनी चाहिए, ठीक है। इसके लिए, किसके लिए? प्रतिकर के लिए। कितने दिन का? 45 दिन का। कितना? बेसिक प्लस डीए का 50%। अब क्वेश्चन ये आता है कि कब नहीं मिलेगा।
तो जो ना मिल कंपनसेशन कब नहीं मिलेगा, तो उसके लिए सेक्शन 25E इस संदर्भ में बात करते हुए कहते हैं कि भाई वर्किंग आवर्स के दौरान वो जो कंसर्न जो श्रमिक है, कंसर्न जो वर्कमैन है, उसको दिन में कम से कम एक बार वर्किंग आवर्स के दौरान उस इंडस्ट्री के साइट के ऊपर आना पड़ेगा कि वो आए और अपने को उपस्थित दर्शाए। पहली चीज, यदि वो आया ही नहीं तो फिर जिस दिन नहीं आया उस दिन के लिए उसको कंपनसेशन नहीं मिलेगा। पहली चीज कि भाई वर्किंग आवर्स के दौरान दिन में कम से कम एक बार उपस्थित हो, पहला। दूसरा ये है कि यदि वो आया तो एम्प्लॉयर उसको ऑप्शन दे सकता है कि वो उस इंडस्ट्री के 5 मील के दायरे के अंदर किसी दूसरी जगह पे काम करने का उसको ऑप्शन दे सकता है, उतनी ही मजदूरी पे, उसी कंडीशंस के आधार के ऊपर कि आप इतनी ही मजदूरी पे विद इन 5 मील रेडियस के अंदर आप दूसरी जगह काम करने का एक एम्प्लॉयर ऑप्शन दे रहा है। यदि वो उस जगह पे काम नहीं करना चाहता तो फिर उसको प्रतिकर कंपनसेशन नहीं मिलेगा विद इन 5 किलोमीटर रेडियस में और उसी मजदूरी की दर के। तीसरी बात यह है कि यदि उस इंडस्ट्री से संबंधित किसी भाग में यदि कोई हड़ताल, अवैध हड़ताल या फिर कर्मकारों की हड़ताल या उत्पादन की जो प्रोडक्शन की जो स्पीड थी वो धीमी हो गई, इसके कारण यदि उसको काम नहीं दिया जा सकता, किसी व्यक्ति को ले ऑफ किया जा रहा है हड़ताल के कारण, या फिर जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की जो स्पीड थी, जो गति थी, उसका धीमा होने के कारण यदि काम नहीं दिया जा रहा तो फिर नहीं। इसके बाद चौथा जो निकल के आता है वो ये कि भाई संडे और गजटेड हॉलीडे उस दौरान के लिए उसको कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा। और पांचवी बात जो निकल के आई वो ये कि उसने निरंतर 1 वर्ष की सेवा अवधि यानी कि अबव ग्राउंड 240 दिन और बिलो ग्राउंड माइन इत्यादि की दशा में 190 दिन पिछले 1 वर्ष के दौरान काम किया और वो निरंतर सेवा अवधि उसने कंप्लीट कर ली। अब इस संदर्भ के अंदर 2 केसेस और आते हैं, एक नूतन मिल्स का, एक आता है एसोसिएट सीमेंट कंपनी का। जो नूतन मिल जो केस था, नूतन मिल्स लिमिटेड वर्सेज ESI कॉर्पोरेशन, तो उसने ये कहा कि यदि कोई व्यक्ति इस दौरान यानी कि ले ऑफ की अवधि के दौरान यदि कार्य के ऊपर उपस्थित नहीं हो पा रहा या नहीं हो सकता तो आप उसको केवल प्रतिकर से यानी कि केवल कंपनसेशन से वंचित करेंगे, ना कि आप उसको सेवा मुक्त कर देंगे। कंपनसेशन ना दें, उसको सेवा मुक्त करने का एम्प्लॉयर को कोई अधिकार नहीं। नूतन इसको कहा। एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी में ये था कि भाई हड़ताल होने के कारण, यानी कि एक फैक्ट्री थी, सीमेंट फैक्ट्री से संबंधित जो खान थी उसमें हड़ताल होने के कारण ले ऑफ की गई, तो ऐसी स्थिति के अंदर कंपनसेशन नहीं दिया गया। एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी जिंकापानी वर्सेज वर्कमैन, ये केस। तो जो बात ले ऑफ के संदर्भ के अंदर निकल के आई वो ये है कि सेक्शन 2 के रीड विद सेक्शन 25, सेक्शन 25C और E, जितने जो कारण हैं वो उसमें आर्थिक कारण शामिल नहीं है और कंडीशंस कि जिसमें कंपनसेशन मिलता है और जिसमें कंपनसेशन नहीं मिलता। अगले वीडियो में मैं आपके समक्ष लॉकआउट और यानी कि तालाबंदी और स्ट्राइक, हड़ताल के संदर्भ में बात करूंगा। उसके बाद हम बात करेंगे छटनी के संदर्भ में यानी कि रिट्रेंचमेंट के संदर्भ में। तब तक के लिए नमस्कार।